एसवीटी के पेशेंट को कैसे मैनेज करते हैं? और सर उसमें पहले देखेंगे कि पेशेंट का हीमोडायनामिकली स्टेबल है और अनस्टेबल है। ठीक है, अगर पेशेंट का हीमोडायनामिकली स्टेबल है तो उसमें फिर हम पेशेंट का पहले कैरोटिड मसाज करेंगे। फिर उसके बाद अगर इसके अंदर आप एक ट्रिक मिस कर रही हैं। नहीं सर, सबसे पहले रूल आउट द कॉज। नहीं, वो रूल आउट कॉज भी उसके बाद आएगा। सबसे पहले मैंने आपको इमरजेंसी की मैनेजमेंट के लिए सबसे पहला जुमला क्या बताया आप लोग? Management and treatment will go, diagnosis and management will go side by side. उससे भी पहले जी जनाब, कॉल फॉर हेल्प, इमीडिएटली कॉल फॉर हेल्प, immediately start approach the patient with the approach of airway, breathing, circulation. ठीक है, उसके बाद आप उसमें बोल दें कि ऑक्सीजन लगाएं, और उसके बाद आप देखें कि अगर ये मॉनिटर पे आपने कंफर्म किया, उसने आपने उसके वाइटल्स देखे, पल्स देखी, अगर वो अनस्टेबल है तो उसको सिंक्रोनाइज कार्डियोवर्जन किया, अगर स्टेबल है तो आपने उसको कैरोटिड साइनस मसाज किया आपने। ठीक है, और उसके बाद जो है वो अगले स्टेप। अच्छा, वेगल मैनूवर्स और कौन कौन से होते हैं? वेगल मैनूवर्स कौन कौन से होते हैं? और सर एक तो कैरोटिड मसाज होता है, वेल्सेल्वा मैन्यूवर होता है, स्क्वाटिंग होती है। प्रैक्टिकली कौन कौन से? एक तो ACLS की बुक्स में क्या लिखा हुआ है? एक तो कैरोटिड साइनस मसाज लिखा हुआ है, दूसरा क्या लिखा हुआ है? कोल्ड आइस ऑन फोरहेड। ठीक है, हीमोडायनेमिक इंस्टेबिलिटी में क्या क्या चीजों को देखेंगे? पेशेंट का सर एक तो ब्लड प्रेशर देखेंगे, हाइपोक्सिया, चेस्ट पेन। जी जी, और स्वेटिंग, और हम वो देखते हैं पल्मोनरी एडेमा में पेशेंट तो यानी हार्ट फेलियर की तरफ से पेशेंट नहीं जा रहा और अजीब से डिटोरिएट हो रहा है। देखिए मेरी बात सुने, ये जब वो आपसे सवाल पूछेंगे ना, तो ये आप इसको ज़हन में रखें कि अगर आप ये अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ACLS वाला आंसर दें तो वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो जो ACLS वाला आंसर है कोशिश करें कि वो आप उसको याद करें। उसमें कॉन्शियस लेवल डिट्रेशन है, हाइपोटेंशन है, टैकीकार्डिया है, ये 2-3 चीज़ें ये आप ACLS वाले से देख लीजिएगा। उसमें साइन ऑफ हीमोडायनेमिक इंस्टेबिलिटी में क्या आएंगी चीज़ें, क्योंकि जो पहले उन्होंने बताई हुई हैं उनको बता के फिर उसके बाद आप बेशक और कुछ भी बता दें, लेकिन सबसे पहले वो बताना है। ठीक है, तो आज एक्चुअली किसी ने एक और सवाल मुझसे पूछा था, एडिनोसिन कितनी डोज देते हैं? 6, 12, 12। 3 डोजेस के बाद फिर क्या करना होता है? सेकेंड लाइन की तरफ जाएंगे सर। उसमें क्या आएगी? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर वेरापामिन। अच्छा, जो आज मैं 2015 वाला मैं नज़र मार रहा था, जब जिस सवाल पूछा था 2020 का मुझे मिला नहीं था, लेकिन जो 2015 वाला है उसके अंदर सिंक्रोनाइज कार्डियोवर्जन लिखा हुआ है। उसके अंदर मुझे कहीं बीटा ब्लॉकर और वो उसका कहीं लिखा नज़र नहीं आया। किसी ने अगर पढ़ा है तो बता दें। 2020 की गाइडलाइंस में इस SVT में की मैनेजमेंट में या एरिथमियाज में कोई डिफरेंस हुआ है? चलो एक दफा रिव्यू करना पड़ेगा तो आई थिंक। चलें, ये कोई भी चेक करके ना एग्जैक्टली वो शेयर कर दे, क्योंकि मुझे याद नहीं है तो मैं ऐसे आप लोगों को गलत बात ना बताऊं। आमतौर पे इतनी मेजर चेंज नहीं आती है, कोई ना कोई थोड़ी बहुत माइनर चेंजेस आती हैं, वो देख के कोई कोई बंदा ये शेयर कर दे। ठीक है, क्योंकि एरिथमियाज में आमतौर पे इमरजेंसी में जो वो सवाल पूछेंगे ना, या वो वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया होगा, या वो SVT होगा, या वो एट्रियल फिब्रिलेशन होगी, या वो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होगी, या वो टॉर्सेड्स होगा। ठीक है, तो आपको इसका टॉर्सेड्स के अंदर मैग्नीशियम देना है। मैग्नीशियम अगर ना काम करे तो क्या देना है? मैं टॉर्सेड्स बेसिकली है क्या, कौन से एरिथमिया के कैटेगरी में आता है?
Ventricular tachycardia along with increased QT interval, sir. It's called जी, the torsion D20. एक इसमें वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया से पहले एक लफ्ज आपने और भी बोलना है। पल्सलेस पॉलीमार्फिक। पॉलीमार्फिक सर। एक मोनोमार्फिक होता है ना और एक पॉलीमार्फिक होता है, ठीक है। तो अगर ये इससे इसके साथ ही आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछ सकता है ना, तो लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम कौन कौन सी ड्रग्स करती हैं, क्यूटी इंटरवल कौन कौन सी ड्रग्स बिलोंग करती हैं, 2-3 दवाइयों का नाम मुझे याद है, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स हैं। हमारी कॉमन एंटीमेटिक कौन सी है जो यूज किया जाता है कॉमनली और उससे क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्ग होता है? मेटाक्लोप्रामाइड। मेटाकोलप्रामाइड का मुझे कंफर्म नहीं है, ऑन्डेनसेट्रॉन है। मेटाकोलप्रामाइड का मुझे याद नहीं है, ठीक है। वो आपकी लिस्ट है, वो आप उसको लिस्ट में से जरूर देख लें। ये नहीं कि ये मैं आपको टिप्स बता रहा हूँ, ये इसके साथ ये सवाल ये पूछा जा सकता है, ठीक है। दूसरे अगर टॉर्सेड्स में ये आपने मैग्नीशियम दिया है और रिकवर नहीं हुआ पेशेंट, ठीक है, मैग्नीशियम देने से भी नहीं पेशेंट हुआ, तो फिर उसमें आपने क्या करना होता है? सर अमाइड्रॉन देते हैं। असल में ये मुझे ना, क्योंकि देखिए कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जो आपको याद रह जाती हैं पैसिवली, मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, लेकिन मेरे से एग्जाम में पूछा गया था और एग्जामिनर ने मुझे कहा था पेसिंग करेंगे। अब मुझे इस वक्त याद नहीं आ रही है ये बात, लेकिन इस पॉइंट को भी आप प्लीज क्लैरिफाई कर लें, ठीक है। पेसिंग करते हैं, कार्डिक पेसिंग, ठीक है। कार्डिक पेसिंग कितने किस्म की जाती है? कोई कोई आप लोगों में से कार्डिक सेंटर में काम करता है तो वो बताए। कार्डिक पेसिंग कितनी किस्म की जाती है? चेंबर, ड्यूअल चेंबर। नहीं, वो तो परमानेंट पेसमेकर का बता रहे हैं ना, जो वो उसकी वो तो एक कैटेगरी है कि या टेम्परेरी होती है या परमानेंट होती है, ठीक है। जो टेम्परेरी होती है या वो ट्रांसवीनस होती है या ट्रांसकुटेनियस होती है। आप लोगों को बड़े बड़े आंसर्स देने में मजा आता है, छोटे सिंपल बात बताने में मिस कर जाते हैं आप चीजें ना। तो पहले टेम्परेरी और परमानेंट, और फिर उसके बाद ट्रांसकुटेनियस और ट्रांसवीनस। ट्रांसवीनस जो होती है वो उसके जरिए करते हैं, सीवीपी के जरिए, ठीक है, और पेसिंग वायर डाल के ना। तो उसके बाद इसी अगर एरिथमियाज को ही हम मुकम्मल कर लें, तो एरिथमियाज में दूसरे जो कौन से एरिथमियाज के ऊपर आ सकता है क्वेश्चन? एट्रियल फिब्रिलेशन पे आ सकता है, ठीक है। एट्रियल फिब्रिलेशन के साथ आपको जो है वो आपकी जो है ना वो होनी चाहिए, ये जो है ना एंटीकोएगुलेशन भी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको टच कर देता हूँ। एट्रियल फिब्रिलेशन में क्या क्या कॉन्सेप्ट होता है, क्या कुछ किया जाता है एट्रियल फिब्रिलेशन में? सर एट्रियल फिब्रिलेशन में जो है ना वो वैसे इसके जो 4 या 5 गोल्स हैं। नंबर 1 इज टू करेक्ट द काज ऑफ द एट्रियल फिब्रिलेशन। नंबर 2 इज द टू चेंज इनटू द साइनस रिदम, एंड नंबर 3 इज सर उसमें पहले देखेंगे एक्यूट है क्रोनिक है, और अगर तो एक्यूट है तो उसमें हम उसको पेशेंट वाइटली स्टेबल है अनस्टेबल है, ठीक है। अगर तो अनस्टेबल है तो फिर हम उसको कार्डियोवर्ट करेंगे, ठीक है। सॉरी, अगर अनस्टेबल है तो कार्डियोवर्ट करेंगे, और अगर स्टेबल है तो उसमें रेट कंट्रोल करेंगे और रिदम कंट्रोल करेंगे, ठीक है। और अगर क्रॉनिक है तो उसमें हम रिदम की तरफ नहीं जाएंगे, उसमें सिर्फ रेट कंट्रोल ही हमारी ऑप्शन होगी, और एंटी कोएगुलेशन उसमें ऑप्शन होगी हमारी। उसमें बस आपने बहुत अच्छा आंसर दिया, इसमें एक चीज आप मिस कर गए सर। इसमें एक्यूट एंड एको क्रॉनिक के करवानी दरमियान है तो रूल आउट। जी 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 जी, ये एक्यूट और क्रॉनिक के दरमियान के अंदर की जो कैफियत आएगी ना, उसके अंदर आपने एको करके देखना है, रूल आउट करना है कि उसके अंदर क्लॉट तो नहीं है। अच्छा तो सर, आई एम अ बिट कंफ्यूज्ड हियर। इसमें अगर एक्यूट ऑनसेट और लेस देन 48 आवर्स है तो उसमें तो कार्डियो वर्जन ही नहीं है डायरेक्टली।
नहीं, वो अनस्टेबल हो तो फिर ना, अच्छा अच्छा, अगर स्टेबल, देखें मैं आपको एक बात बताता हूँ, इसके अंदर ना हम लोगों को अपना एग्जाम में जब बताना है ना, प्रैक्टिकली जो मर्जी करें, प्रैक्टिकली तो आपकी मर्जी, आप जो मर्जी करें, आप अपनी रजीम खुद बनाएं, लेकिन एग्जाम के अंदर जो भी एरिथमियाज का जिक्र आता है ना भाई, तो वो अपनी तरफ से कोई बात नहीं करनी, वो आपने सिर्फ और सिर्फ, या तो मैं वो बेसिकली कॉमन ही है, उन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता। आप बेशक अमेरिकन सोसाइटी की गाइडलाइंस पढ़ लें, बेशक आप यूरोपियन सोसाइटी की गाइडलाइन पढ़ लें, ठीक है, या अमेरिकन ACLS वाला पढ़ लें, या आप जो यूरोपियन सोसाइटी रिससिटेशन गाइडलाइंस है, उन दोनों में से जो मर्जी पढ़ लें, ठीक है जी सर। सर क्रॉनिक हम 72 आवर्स के बाद कंसीडर करेंगे उसको? यार कहीं पे 48 लिखा हुआ है, कहीं पे 72 लिखा है, मेरा ख्याल है 48 है, 48 है या 72 है, ये भी असल में मुझे ना इस किस्म की जो किरकिरी किस्म की चीजें हैं ना भाई, वो मुझे याद नहीं रहती, भूल जाती हैं। 48 आवर्स लिखा हुआ है। 48 आवर्स है, मुझे यहाँ तक याद पड़ता है 48 आवर्स है। ओके सर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है ना ये जो है वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया जो है ना, वो उसमें 3 तरह की चीजें आएंगी, ठीक है। वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में कौन कौन से टाइप, मतलब आप किस तरह उसको करेंगे सेपरेट? अच्छा सॉरी, 1 मिनट, एक सेकंड, आई एम सॉरी, एट्रियल फिब्रिलेशन की बात अभी इनकम्प्लीट रह गई है। रेट कंट्रोल के लिए कौन सी मेडिसिन दी जाती है? एमिड्रोन। रेट कंट्रोल के लिए बीटा ब्लॉकर नहीं है? रेट कंट्रोल बीटा ब्लॉकर है, रिदम कंट्रोल है एमिड्रोन जी। रेट कंट्रोल के लिए बीटा ब्लॉकर है या डाइजॉक्सिन है, और रिदम कंट्रोल के लिए एमिड्रोन है, ठीक है। वैसे बाकी और भी सेकंड लाइन भी आप लोगों को पता होनी चाहिए, एक एक दो नाम ना, क्योंकि वो प्रैक्टिकली स्पीकिंग कहीं यूज ही नहीं किए जाते। अब इत्तेफाक से मैंने कभी आज तक, हालांकि हम सेंटर में अवेलेबल होती है, लेकिन मैंने कभी आज तक, इत्तेफाक है कि मैंने कभी एस्मोलॉल यूज नहीं की, कभी भी। इत्तेफाक है कि कभी मुझे एस्मोलॉल यूज करने की जरूरत नहीं पेश आई। तो जो आपने मेडिसिन ना यूज की हो ना, वो आपको याद भी नहीं रहती। तो ये ज़हन में रखें बात आप ना। अच्छा ठीक है। फिर आप वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया की तीन तीन उसकी कैटेगरीज है। तो वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया को किस तरीके से आपने बताना है? वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में जो स्टेबल होता है उसमें क्या करते हैं? लाइडोकेन देते हैं। लाइडोकेन, और दूसरी एक और भी दवाई लिखी है मेरे ख्याल से, अमेडोरोन। अमेडोरोन, ठीक है। सर जो गाइडलाइंस है ना 2020 वाली, उसमें लिग्नोकेन का जिक्र नहीं किया हुआ। इट्स ओनली इन ऑक्सफोर्ड जहाँ पे जाइलोकेन या लिग्नोकेन दिया हुआ है। देखें, मैंने आपको रूल बता दिया है। somebody please share 2020 गाइडलाइंस, ठीक है सर, मैं भेज देती हूँ आपको, आप उसमें से कर लें, क्योंकि मैंने आपको रूल बता दिया है कि इसके अंदर जो लेटेस्ट गाइडलाइंस हैं, ये आपने सिर्फ उसमें से फॉलो करनी है। देखें, गाइडलाइंस जो है ना, वो हर चीज़ की 100% आपको ज़रूरी नहीं होता, लेकिन कुछ चीज़ों में 100% है। जैसे ACLS BLS है ना, वो आपको मैं एक इंटरेस्टिंग, अभी इसी में दिमाग में मेरे पॉइंट आ गया, वो अगले स्टेप में आना था, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। जैसे वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है, ठीक है, तो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन का क्या ट्रीटमेंट होता है? डिफिब्रिलेशन। तो डिफिब्रिलेशन डीसी शॉक। DC शॉक किस तरह दिया जाता है? कितने जॉल का देते हैं? सर 200 तो बाईफेजिक है उनका सर, मैक्सिमम एनर्जी देते हैं। लेकिन पहले जो किताबें थी ना, उनमें लिखा हुआ था बाईफेजिक ना, वो मोनोफेजिक लिखा होता था, ठीक है। अब जो किताबें हैं उसके अंदर जोल्स 200 तक लिखे हुए हैं, तो क्या 360, कहीं ना कहीं 360 भी लिखा हुआ है। अब क्या 360, मेरा ख्याल से तो मशीन के अंदर 360 की ऑप्शन ही नहीं होती बाईफेजिक में। तो इस तरह की बहुत सारी कंफ्यूजन हैं, छोटी छोटी ना। लेकिन आपने वहां पर जब ये जो रिससिटेशन की चीजें हैं ना, वो आपने सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली गाइडलाइन से बताना है, ठीक है। इसी तरीके से आपकी जो नाइसूरा की गाइडलाइंस है वो रीजनल के लिए अथॉरिटी है। आप नाइसूरा की कोई भी बात कर देंगे ना, वो बिल्कुल ऑथेंटिक होगी, न्यूयॉर्क सोसाइटी ऑफ रीजनल एनेस्थीसिया, ठीक है। और दूसरे आप AAGPI की गाइडलाइन जरूर पढ़ें। उसके अंदर कुछ गाइडलाइंस ऐसी हैं, जैसे मॉनिटरिंग के रेफरेंस से है, उसके अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बहुत अच्छी गाइडलाइन है, हाइपरटेंशन की है, डायबिटीज की है, एल्डरली की है।
तो वो आप वहां से पढ़ लेंगे ना, तो उसके अंदर आपने बेसिकली जो उसकी जो रिकमेंडेशंस होती है ना, आपने वो पढ़नी है, ठीक है। इसी तरीके से नैप एक है, नेशनल ऑडिट प्रोजेक्ट, ठीक है। उसकी अवेयरनेस के बारे में है, उसकी लोकल एनेस्थीसिया, सॉरी क्या नाम है उसका, एनाफिलैक्सिस पे है, ठीक है। तो वो अगर आप वहां से कर लेंगे ना, तो आपको मतलब आपकी आपकी वो अथॉरिटी हो गई है। आपको उसके अलावा कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी कि जो उसके अलावा PONV की गाइडलाइंस है। उसके बाद और कौन सी गाइडलाइन है आपकी, जो एंटी कोगुलेंट्स और एंटी प्लेटलेट्स की गाइडलाइंस हैं, सेप्सिस की गाइडलाइंस हैं, ठीक है। इसी तरीके से लिस्ट बना के आप उसको टिक करते जाएं। स्कोरिंग सिस्टम्स है, तो कुछ स्कोरिंग सिस्टम्स हैं हार्ट के, कुछ हैं लिवर के, कुछ हैं किडनी के, कुछ है ICU के। वो आपको ना देखें, एंड ये है रटे वाली चीजें, भूल जाती हैं, ठीक है, लेकिन ये आपको याद होनी चाहिए। जैसे आपको मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊं, आपसे अगर GCS भी अगर मैं पूछूं ना, तो बहुत सारे लोग, मुझे भूल जाता है GCS, अगर कोई एक्सप्लेन करने लगे ना, तो वो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। कहने को देखें कितनी बेसिक सी चीज है ना, लेकिन GCS को भी अगर आप एक्सप्लेन करने लगे ना, तो आपसे गलती हो सकती है। तो ये एक लिस्ट बना लें, CNS किस रेफरेंस है, GCS है, उसके बाद डिलीरियम के स्कोर हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ना इसकी रैमसे सिडेशन का स्केल है। ये मैं कोशिश करूंगा इसकी कोई आपको लिस्ट बना के दे दूं, लेकिन आप अपने तौर पे भी एक लिस्ट बनाएं। और ये जिस तरह सब रेकनाइड हेमरेज की हंटन हेस क्लासिफिकेशन है, एक CT स्कैन के ऊपर है, ठीक है। उसके बाद नेक्सस क्राइटेरिया है C स्पाइन क्लियरेंस का। तो इस तरह बेसिकली ये जो गाइडलाइंस है ना, या ये स्कोरिंग सिस्टम्स है, ये एग्जाम के अंदर आपको ना डिप्रेस कर देते हैं। तो इसलिए ये आप लोगों ने अच्छी तरीके से जरूर करने हैं, ठीक है। और ये मुश्किल नहीं होते, ठीक है। मैट स्कोरिंग का है, ये ASA का है, ASA क्लासिफिकेशन जो है, उसके बाद किंग्स कॉलेज क्लासिफिकेशन, और चाइल्ड पुक्स है ये उसके लिए, लिवर के लिए, किडनीज के लिए एकिन है, और राइफल स्कोर है, और GFR का है, ये पहले भी मैंने बताया था। न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन है, और कैनेडियन क्लास है हार्ट के लिए, ठीक है। फिर कोगुलेशन के लिए और रिस्क ऑफ एम्बोलिज्म के लिए चैड वास स्कोरिंग सिस्टम है, ठीक है। तो ये आप जरूर कर लीजिएगा। तो उसके अलावा जो एरिथमियाज का जो हम बात कर रहे थे ना, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया वे कमिंग बैक। तो वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में जो स्टेबल होता है, उसके अंदर आप देख लें, मुझे जो याद था पहले का, वो लाइडोकेन है और अमियोडारोन है। अगर कोई इसके अंदर चेन है तो रिफा आप प्लीज शेयर करें, ठीक है। जो उसके बाद दूसरी कैटेगरी आ जाती है अनस्टेबल। तो अनस्टेबल के अंदर क्या करते हैं, अनस्टेबल VT में क्या करते हैं, कार्डियोवर्ट करते हैं। सिंक्रोनाइज कार्डियोवर्ट, ठीक है। पूरा जुमला बोलना है। ये कार्डियोवर्ट जो होता है ना, जो डिफिब्रिलेटर होता है, वो अनसिंक्रोनाइज कार्डियोवर्जन होती है। तो इसको आपने हमेशा सिंक्रोनाइज कार्डियोवर्जन प्रॉपर वर्ड बोलना है। और जो अगर अनस्टेबल सॉरी पल्सलेस VT हो, उसमें डिफिब्रिलेट करेंगे जी, ठीक है ना, अनसिंक्रोनाइज कार्डियोवर्जन या डिफिब्रिलेट। तो SVT की बात कर ली, एट्रियल फिब्रिलेशन हो गई, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हो गया, ये जो है ना वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो गई, टॉर्सेट्स हो गया, लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम हो गया। और जो ब्लॉक्स होते हैं ना, वो इसी तरीके से आपको ब्रैडीकार्डिया का एल्गोरिथम आना चाहिए, ठीक है ना। ब्रैडीकार्डिया के अंदर एट्रोपिन की कितनी डोज देते हैं, न्यू गाइडलाइंस में तो सर 1 मिलीग्राम है, ठीक है। 1 मिलीग्राम है या 0.5 मिलीग्राम है, अप टू 3 मिलीग्राम, इस तरह नहीं लिखा। सर वो चेंज हो गया है 1 मिलीग्राम। 0.5 मिलीग्राम है, देन अप टू 3 मिलीग्राम। नहीं, एक सेकंड प्लीज, जिसने पढ़ा है वो बताए। रिफा क्या चेंज आई है? चेंज हो गया है न्यू गाइडलाइंस में, 0.5 नहीं है, कंप्लीट 1 मिलीग्राम है डोज। आई विल सेंड इन द डिटेल्स जो जहां से मैंने पढ़ा था। अप टू 3 मिलीग्राम है, अप टू 3 मिलीग्राम, जी सर। चलें ठीक है, अप टू 3 मिलीग्राम है, 1 मिलीग्राम नॉट 0.5 मिलीग्राम, ठीक है। अच्छा, और सेकेंड लाइन में तो एपिनेफ्रीन ही है ना, और डोपामीन। जी सर, सेकंड लाइन में यही दो ड्रग्स हैं, लेकिन इनमें भी थोड़ा सा डोजेज का डिफरेंस था, वो मुझे भी याद नहीं आ रहा।
चले ठीक है। अच्छा, और उसके बाद अगर ये भी फेल हो जाए तो उसके बाद क्या ट्रीटमेंट है? सेकंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है? पेसिंग करेंगे। पेसिंग वो करेंगे, पेसिंग करेंगे, ठीक है। ट्रांसकुटेनियस, ट्रांसवीनस, और फिर अगर वो नहीं होता, रिवर्सिबल नहीं हो रहा, फिर परमानेंट पेस मेकर, ठीक है। अच्छा, पेस मेकर का नाम आ गया तो पेस मेकर के बारे में भी बात कर लेते हैं। पेस मेकर का स्टेशन आ सकता है टोक्स में। पेस मेकर का कोई सिनेरियो के अंदर वो आपको दे सकते हैं कि एक पेशेंट है, उसकी टीआरपी सिंड्रोम हो, टीआरपी सर्जरी कल हमने की थी, उसको पेस मेकर लगा हुआ है। तो पेस मेकर के पेशेंट को किस तरीके से इवेलुएट किया जाता है? क्या क्या चीजें बतानी है आपने पेस मेकर की? हिस्ट्री के बारे में क्या कुछ होगा पेस मेकर? पेसमेकर की हिस्ट्री में यही होगा ना कि किस वजह से पेसमेकर लगाया गया था, ठीक है। पेसमेकर किस वजह से लगाया गया था, कितना अरसा हो गया है, जिस सिम्टम की सिम्टोमेटोलॉजी की वजह से लगाया गया था, क्या वो रिवर्स हो गए, ठीक है। उसके बाद जो है अब कोई सिम्टम तो नहीं है, और जो उसकी जनरल जो एवेल्युएशन है वो भी उसकी आ जाएगी, जो एक नॉर्मल एनेस्थेटिक एवेल्युएशन होती है। उसके बाद एग्जामिनेशन में, पेसमेकर की एग्जामिनेशन में क्या कुछ देखेंगे? कोई लोकल कोई स्वेलिंग तो नहीं है, कोई हीमाटोमा तो नहीं बना हुआ, ठीक है, पेन तो नहीं है, टेंडरनेस तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो है इन्वेस्टिगेशंस आ गई। तो इन्वेस्टिगेशन के अंदर इसमें जो है ना आपका एक्सरे है, ईसीजी है, एको भी करवाया जा सकता है अगर इंडिकेटेड होगा। उसके पेस मेकर का जो है ना वो जो उसका मोड कौन सा है और उसका मैन्युफैक्चरर से रब्ता करना है, ये बात हो गई। ईसीजी के अंदर क्या देखना है कि वो पेसिंग हो रही है या नहीं, ठीक है। और उसका जो थ्रेशोल्ड है वो कौन से टाइप का पेस मेकर है और कौन से मोड पर है, ठीक है। और ठीक है, उसमें एको में भी आप देख सकते हैं इसकी लीड्स वगैरह। ईसीजी के अंदर, सॉरी, चेस्ट एक्सरे में भी आपको उसकी लीड्स की पोजीशनिंग का पता चल जाएगा। एक्सरे हो गया, ईसीजी हो गया। अच्छा, उसके अलावा और कौन सी इन्वेस्टिगेशंस की जरूरत होती है? किसी को भी याद नहीं आ रहा? कोई नहीं, ईसीजी तो बता दिया मैंने ना। इलेक्ट्रोलाइट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस में जो है वो उसका थ्रेशोल्ड पे इफेक्ट होता है, ठीक है। तो अच्छा, अब पेस मेकर लगा हुआ है और अब उसकी सर्जरी होनी है, तो सर्जरी के दरमियान में उससे पहले कोई एहतियात करनी होती है? जी सर, फिक्स्ड मोड पे रखना होता है पेसमेकर को पहले तो। अच्छा, एक बात इसमें सर जी सर ये बुक्स में लिखा है कि मैग्नेट रख लेते हैं तो फिर वो फिक्स मोड पे हो जाता है। नहीं 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 नहीं, ये आप पता नहीं किस किताब में आपने पढ़ा है। जो है ना, देखें, पहले तो ये कि आप लोगों में से किसी ने भी मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रहा था, किसी ने भी मुझे पॉइंट आउट नहीं किया कि क्या आजकल के जो मोड नॉर्मल होता है उसको पेसमेकर कहते हैं या उसके लिए कोई और नाम यूज होता है? सर वो तो नहीं पता, लेकिन ये ब्रेनन हॉल में बहुत दफा आया हुआ है कि वो कॉटरी से पहले और सर्जरी से पहले उसको मैग्नेट कर दें। भूल जाए आप। कभी आपने जिंदगी में देखा है पेस में आपने कभी मैग्नेट देखा है थिएटर में? नहीं सर। नहीं, ये पहले जमाने में किया जाता था। अब डिवाइसेस चेंज हो गई हैं और बेसिकली जो अब होता है ना, उसके अंदर पेस मेकर फंक्शन भी होता है और डिफिब्रिलेटर फंक्शन भी होता है, ठीक है। और उसको AICD कहते हैं। अच्छा सर। ठीक है, वो बेसिकली उसके अंदर पेसिंग का फंक्शन भी होता है, डिफिब्रिलेटर फंक्शन भी होता है। तो आपने उसको फिक्स मोड पे कर देते हैं, एक बात हो गई। और दूसरी बात ये कि उसके डिफिब्रिलेटर फंक्शन को ऑफ करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास टेम्परेरी पेस मेकर की फैसिलिटी होनी चाहिए। आपने डिफिब्रिलेटर पैड्स लगाने, जो हमारे होता है ना डिफिब्रिलेटर मशीन के जरिए, वो तो एक अलग कहानी होती है, लेकिन एक्चुअली डिफिब्रिलेटर पैड्स होते हैं, ठीक है।
तो उन इंट्राऑपरेटिवली तो आप अगर मिसाल के तौर पे एब्डोमेन में सर्जरी हो रही है तो वो उससे बेहतर ये होता है ना कि आप डायरेक्ट पैड्स लगा दें, तो आमतौर पे पैड्स लगे हुए होते हैं डिफिब्रिलेटर पैड्स होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो है इसके अंदर अब ये चीजें हो गई, ठीक है। आपने उसको फिक्स मोड पे कर दिया, आपने डिफिब्रिलेटर फंक्शन को ऑफ कर दिया, आपके पास टेम्परेरी पेसिंग की फैसिलिटी हो, आपके पास डिफिब्रिलेटर के आपने पैड्स लगा के आपने उसको वो उस चीज को उससे कवर किया। फिर आपने हर उन फैक्टर्स को अवॉइड करना है जिसकी वजह से उसके थ्रेशोल्ड के ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। क्या नाम है पेसमेकर के, ठीक है। उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स है, हाइपोथर्मिया है, सक्सामेथोनियम का भी रोल आ जाता है बीच में, उससे कॉन्ट्रैक्चर वगैरह बनते, बेसिकली वो सारी चीजें। उसके बाद जो है ना आपने कॉटरी के रेफरेंस से बात करनी है, ठीक है। कॉटरी कोशिश करें अवॉइड करें, अगर यूज करनी पड़े तो आप बाइपोलर यूज करें, ठीक है। अगर मोनोपोलर यूज करते हैं तो उसका ऐसे डायरेक्शन में उसका पैड लगाएं कि जो करंट है वो हार्ट के सर्किट में से ना गुजर रहा, ठीक है। उसको ऐसे इस तरह से उसका पैड को लगाएं कि वो उसके सर्किट में ना आए, ठीक है। और शॉर्ट बर्स्ट्स में यूज करें। और एनीथिंग मिस्ड पेसमेकर के बारे में और कोई, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना ये मेरे टॉक्स में था, ठीक है। ये टॉक्स में भी पूछा जा सकता है, ये टेबल वाइवे में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि 5 मिनट तक में इसके अंदर एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन है जो आपसे उगलवा सकते हैं। उसकी वैल्यूएशन देख लें, हिस्ट्री से लेके कि किस पर्पस पे लगाया, उसको एग्जामिनेशन में, उसकी इन्वेस्टिगेशंस में उसका पर्पस पूरा हो रहा है या नहीं, इंट्राऑपरेटिवली क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ये एक अच्छा टॉपिक है और उसमें ये है। इसमें अलावा जो है वो आपसे पेसिंग का अगर वो कोई गंदा क्वेश्चन शामिल करना चाहेंगे तो वो जो उसका वो चैम्बर पेस, चैम्बर सेंस्ड, वो एक उसकी वो होता है नॉमेनक्लेचर ना, तो वो इतना इंपॉर्टेंट वैसे प्रैक्टिकली नहीं है, लेकिन ये है कि वो एग्जाम में आपको तंग करने के लिए पूछ सकते हैं। मुझे तो वो इस वक्त याद नहीं है। टेम्पर पेस, चैम्बर सेंस, प्रोग्रामेबिलिटी, डिफिब्रिलेटर फंक्शन, मेरे ख्याल एक कोई और चीज होती है, 5 चीजें होती हैं उसमें ना। थर्ड पे रिस्पॉन्स आएगा, चैम्बर पेस, चैम्बर सेंस, रिस्पॉन्स टू, यस रिस्पॉन्स, और फिर उसके बाद प्रोग्रामेबिलिटी और डिफिब्रिलेटर, ठीक है ना। तो ये था पेसमेकर के बारे में, ठीक है। और कोई किसी को कोई सवाल पूछना है पिछले में? अच्छा, जिन लोगों ने देखें पिछली जूम की मीटिंग्स नहीं सुनी, आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड कि प्लीज आप लोग सुने और उसमें से कोई चीज़ अगर समझ ना आए तो मुझसे पूछ ले, ठीक है। थायराइड को मैंने आज इंटेंशनली पुश कर दिया, मैंने सोचा कि आज डिफरेंट कर दें आप लोगों, क्योंकि देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, ये जितना इंटरेक्टिव होगा ना उसमें आप लोगों को फायदा होगा, क्योंकि मेरे बोलने का तो सिर्फ मुझे ही फायदा होगा ना। आप लोगों को तो फायदा उस वक्त होगा सही मालूम है कि जब आप खुद एग्जाम में, तो देखें आपने बोलना पड़ेगा ना आपको, तो इस टाइम पे बिल्कुल रिलक्टेंट फील ना करें। अच्छा, जो आप मैग्नेट वाली बात कर रही थी ना डॉक्टर गुलबानो, वो किसी जमाने में होता था, लेकिन अब मॉडर्न एनेस्थीसिया में मैग्नेट का कोई रोल नहीं है, ठीक है। अच्छा सर, ठीक है। आप उनका अगर आपसे कोई पूछना चाहे तो उनसे कहें कि पहले जमाने में मैग्नेट को यूज किया जाता था, वी नेवर सॉ इट। और जो मॉडर्न एनेस्थीसिया, सॉरी जो पेसमेकर और जो AICDs हैं उनके अंदर उसके फंक्शन ऐसा होता है कि उसमें उसकी जरूरत नहीं होती, ठीक है। लेकिन अगर हो तो वो लास्ट रिजॉर्ट के तौर पे यूज किया जा सकता है, इस तरह करके कोई बात कर ले, ठीक है ना। अच्छा सर, पर सर आप जो मॉडर्न का कह रहे हैं इसमें सबसे पहले हमने इसका डिफिब्रिलेटर ऑफ कर लेना है, इसको फिक्स्ड मोड पे कर लेना है और डिफिब्रिलेटर की जगह पैड्स लगा देंगे जी। यानी कि देखें ना, जो आपने चीजें ऑफ की हैं उसका आपके पास ऑल्टरनेटिव मौजूद होना चाहिए ना। आपने फिक्स मोड पे कर दिया, लेकिन फिर भी किसी भी वजह से, हाइपोथर्मिया की वजह से, किसी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से मशीन है ना, तो और एनेस्थीसिया की जो दवाइयां हैं, एनेस्थीसिया के जो फैक्टर्स है, वो उसके थ्रेशोल्ड पे ऊपर नीचे कर सकते हैं उसको ना। तो वो फिक्स मोड पे करने का फायदा ये होगा कि एक फिक्स रेट पे चलता रहेगा। अगर फिर भी वो बैकअप आपके पास क्या है कि आपके पास ट्रांसकुटेनियस पेसिंग की फैसिलिटी होनी चाहिए, टेम्परेरी पेसिंग की। ये ट्रांसकुटेनियस भी जुमला ना बोले, टेम्परेरी पेसिंग की फैसिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा सर, ठीक तो है। उसमें आपने ऑल एंड्स कवर कर लिए, आपने एक्सरे कह दिया, एक्सरे से उसकी लीड की पोजीशनिंग देख ली, एग्जामिनेशन में आपने बता दिया, हिस्ट्री में आपने बता दिया, पेसमेकर का टॉपिक में और कोई क्वेश्चन रह नहीं जाता, ठीक है।
बाकी एक चीज़ है जो मुझे अब फिर भूल गई है, जिस ज़माने में मैंने याद की थी, लेकिन अब मुझे इस टाइम पे मैं शायद आपको इस वक्त मैं ना रिप्रोड्यूस कर सकूं, वो डिफिब्रिलेटर से रिलेटेड है। डिफिब्रिलेटर कैसे काम करता है, डिफिब्रिलेटर में करंट कैसे होता है, डिफिब्रिलेटर में किस तरीके से कन्वर्ट होता है, और एक इसके अंदर कैपेसिटर होता है, इसके अंदर इन्वर्टर होता है, रेक्टिफायर होता है, ठीक है, जो कि कन्वर्ट करता है, कैपेसिटर के अंदर स्टोर होता है, ठीक है, ट्रांसफार्मर एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो ये आपको उसकी फंक्शनिंग आनी चाहिए, वो टॉक के अंदर आपसे ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ठीक है, आई थिंक इट्स एनफ फॉर टुडे वाइवा, क्योंकि अब थोड़ा है, आप लोग स्लो पेस में रखें, लेकिन जो चीज़ पढ़ें उसको सही तरीके से पढ़ें और बोलने की प्रैक्टिस करें। पढ़ने से ज़्यादा वाइवे में मैं फिर ये बार बार आप लोगों को रिपीट कर रहा हूँ, बोलने की प्रैक्टिस करें। वाइवा इज ऑल व्हाट यू टॉक, ठीक है। आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एग्जाम में कि आपने क्या पढ़ा हुआ है, अगर आप वहां पर बोल नहीं पाते ना, तो आपका पढ़ना फजूल है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग इस चीज़ के बारे में स्पेशल प्रैक्टिस कीजिए। मेरे लिए दुआ कीजिएगा, आज मुझे काफ़ी खांसी भी हो रही थी, और अभी मैं यही सोच के कर रहा था कि पता नहीं मेरे से बोला जाएगा या नहीं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैं बोल लिया। और ठीक है, इंशाल्लाह फिर कल आप लोगों से थायराइड डिस्कस करेंगे, लेकिन प्लीज़ थायराइड फिर अच्छी तरीके से पढ़ें, अदरवाइज फिर थायराइड को करने का कोई फायदा नहीं होगा। थायराइड और एयरवे एग्जामिनेशन, ठीक है। डन सर। थायराइड के साथ, थायराइड के मैंने क्वेश्चन भेजे हैं, वो सारे क्वेश्चंस आप लोगों को आने चाहिए, ठीक है। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।